जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भूकंप के बारे में जानेंगे। भूकंप से संबंधित चीज़ें। सबसे पहले तो भूकंप का परिचय यानी भूकंप क्या होता है, उसके बाद में इसका क्या कारण हो सकता है। भूकंप की आवृत्ति आप लोग जैसे कहते हैं 9.1, 9.3, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी है, तीव्रता मापने का। भूकंप का प्रकार, कैसे भूकंप होता है, किन कारणों से, भूकंप के कितने प्रकार होते हैं, तथा सबसे इम्पोर्टेंट भूकंपीय तरंग। आज इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, इसलिए अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले विद्यार्थीगण हम लोग जानेंगे कि भूकंप होता है। आप लोग सुने होइएगा या एहसास भी हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले भूकंप का हम देखते हैं परिचय। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले भूकंप का परिचय के बारे में लिख लेते हैं, इसका परिचय। ठीक है विद्यार्थीगण, देखिए सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो अब देखते होइएगा, जब भी भूकंप आता है तो कंपन होता है, यानी पूरा पृथ्वी डोलता है। पूरा पृथ्वी नहीं, जहाँ पे भी भूकंप होता है वहाँ का एरिया पूरा भूकंप से क्या हो जाता है, कांप जाता है, यानी कि कांपने लगता है, हिलने लगता है। बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी हिलने लगती है, पंखा आपके घर में होगा वो भी हिलने लगता है, सब कुछ। पानी रखिएगा, पानी भी हिलने लगेगा गिलास में। तो इस तरह से ये, तो इसको हम कह सकते हैं पृथ्वी या भूमि का कंपन। पृथ्वी या भूमि का कंपन, भूमि का कंपन। कंपन ही आपको क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। शेकिंग ऑफ लैंड, शेकिंग ऑफ लैंड कह सकते हैं, शेकिंग ऑफ लैंड। ओके, अब देखिए ये होता कैसे है, तो ये समझ लीजिएगा ये होता कैसे है। ये पृथ्वी के आंतरिक बल, पृथ्वी के आंतरिक बल, यानी पृथ्वी के अंदर कोई बल होता है, पृथ्वी के आंतरिक बल, आंतरिक बल के कारण, बल के कारण स्थल मंडल, क्या स्थल मंडल जिसे हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं, लिथोस्फीयर भी कहते हैं। स्थल मंडल का कांप जाना, का कांपना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। ओके, अब देखिए लिथोस्फीयर का नाम आप जैसे ही सुने होइएगा तो देख लीजिए। लिथोस्फीयर की अगर बात करें तो ये देखिए, ये है आपको क्रस्ट वाला पार्ट, ये है आपको क्रस्ट वाला पार्ट, मान लेते हैं क्रस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, एक क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये हम लोग रहते हैं, बात को समझिएगा, ऊपर वाला पार्ट में हम लोग रहते हैं, अच्छा से समझिएगा। तो ये वाला ऊपर से लेके नीचे तक लगभग आपको 34 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, 34 किलोमीटर लिख देते हैं, नीचे 34 किलोमीटर यहाँ तक। और नीचे एक और यहाँ आप जाएंगे तो पूरा जो है आपको मान लेते हैं कि ये पूरा यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये पूरा आपको मेंटल है, क्या है, मेंटल है, मेंटल है। तो मेंटल का ऊपर वाला पार्ट, मेंटल का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, मेंटल का ऊपर वाला पार्ट लगभग आपको 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मेंटल का, 34 किलोमीटर लगभग। अब देखिए इसे आप कहीं 150 होता है, कहीं पे 100 होता है, इससे नहीं, इसे अंदाज़ा लगा ले कि इन सभी को मिलकर लगभग 100 से 150 किलोमीटर के आसपास में इन सभी को कहा जाता है लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं विद्यार्थीगण, इसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं या स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं या स्थल मंडल। समझ में आया कि नहीं? अब चलिए, अब इसको आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसी के जस्ट नीचे आपको, इसी में यहीं पे ये वाला पार्ट, इसी में यही मैग्मा होता है, क्या होता है, मैग्मा होता है, यही मैग्मा होता है, यही मैग्मा होता है, लिख देते हैं। यही मैग्मा विद्यार्थीगण जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो आपको ऊपर जाता है तो लावा बनता है, ठीक है। अब इसके बारे में बताएंगे। इस वाले पार्ट को, इस पूरे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, तो इसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एस्थेनोस्फीयर। यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन ये है कि ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं कि आपको भूकंप समझ में आएगा। अब बात को समझिए। अब देखिए यह जो आपको ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला,
इस पूरे को कहा जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं घेरा कर देता हूँ, समझ लीजिएगा। ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है इसे ही लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर एक ऐसा समय था कि यह पूरा एक जगह ही था, जिसे हम लोग पैंजिया कहते थे। पूरा क्या था? एक जगह ही था, लेकिन समय धीरे धीरे व्यतीत होते गया और यह आपस में टूटते गए। ये आपस में लिथोस्फीयर टूटते गए। अभी की बात करें तो लिथोस्फीयर जो है छोटे छोटे भागों में टूट गए हैं, छोटे छोटे भागों में टूट गए हैं। उसे हम लोग प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो टूटा हुआ प्लेट है ना, उसे हम लोग प्लेट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें प्लेट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो प्लेट मुख्यतः कितने होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो प्लेट आपको मुख्य रूप से बड़े बड़े जो होते हैं 7 होते हैं। कितने प्लेट होते हैं? 7 होते हैं। तो सबसे बड़ा अगर हम प्लेट की बात करें तो वो होता है प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट यानी पूरा प्रशांत महासागर इसी के नीचे है। पूरा प्रशांत महासागर इसी के प्रशांत। दूसरा होगा यूरेशिया प्लेट। यह आप बोलिएगा कि यह कहाँ पे है, तो यह मैं बता दूँ आपको। इसमें आपको यूरोप वाला आप देख लेंगे होंगे, यूरोप प्लस एशिया, ये दोनों मिलाकर आपको क्या हो जाएगा? यूरेशिया प्लेट बनेगा। ठीक है ना? यूरेशिया प्लेट के बाद आपको आ जाते हैं इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इसमें आपको कौन कौन आ जाएगा? इसमें आपको इंडिया आ जाएगा, इंडिया प्लेट भी है, और प्लस में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ओके। उसके बाद में होता है एक अफ्रीका प्लेट होता है, अफ्रीका प्लेट। इस अफ्रीका प्लेट में विद्यार्थीगण अफ्रीकी देश आ जाएगा, अफ्रीकी महादेश आ जाएगा। अफ्रीकी के बाद में उत्तरी अमेरिका प्लेट। ठीक है ना? उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका प्लेट। ठीक है ना? उसके बाद एक अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। ये देखिए अंटार्कटिका प्लेट, कितना प्लेट हुआ आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बड़े बड़े प्लेट है। 7 क्या है विद्यार्थीगण? बड़े बड़े प्लेट है। लेकिन बड़े प्लेट तो हैं ही, इसके साथ कुछ छोटे प्लेट भी है, वह छोटे प्लेट क्या है उसका भी हम नाम आपको बता देते हैं। जैसे कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, छोटी प्लेटें भी हैं। छोटी प्लेट में कौन कौन है देख लीजिए। सबसे पहले एक नाम पे आ जाता है नाम आपको, नाजका प्लेट। कभी कभी पूछ देता है ये कहाँ पे है, नाजका प्लेट के बारे में समझ लीजिए। नाजका प्लेट जो है ना आपको दक्षिणी अमेरिका के पास में, क्या? दक्षिणी अमेरिका। तो चूँकि दक्षिणी अमेरिका में है तो इसी प्लेट को टकराने से इंडीज बना है, इंडीज पर्वतमाला बना है। ठीक है ना? तो नाजका प्लेट हो गया। 2 में आपको आ सकता है आपको अरब प्लेट, सबके बारे में बताएंगे। अरब प्लेट में कौन आ जाएगा विद्यार्थीगण? अरब प्लेट आपको यूरेशियन प्लेट के आसपास में है। यूरेशियन प्लेट से अलग है, प्लेट से ही अलग आया है, से अलग हुआ है। ठीक है ना? तीसरा है आपको फिलीपीन प्लेट। और चौथा जो है आपको कोकोस प्लेट। ठीक है ना? और भी छोटे छोटे हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से प्लेट है। तो ये प्लेट है, यही प्लेट जो है पूरे विश्व में है। अभी मैंने बताया आपको कि प्लेट कैसे, मैंने कहा समझ लीजिए, ये पूरा जो पहले जो था आपको इस प्रकार से पूरा ये पैंजिया था। क्या? हाँ, तो मैं बता रहा था दोस्तों कि जैसे ये देखिए ये प्लेट है, ये मान लेते हैं 2 प्लेट है, बहुत सारा प्लेट है, तैरते रहता है। ये प्लेट है आपको, और इसके नीचे आपको मैग्मा है,
इसके नीचे आपको विद्यार्थीगण मैग्मा है, यही मैग्मा पे तैरता है। इसी मैग्मा पे आपको पता है विद्यार्थीगण, ये जो है ना आपको ये वाला एरिया जो है आपको लिथोस्फीयर वाला एरिया है। ये लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पर आपको क्या है, पूरा कॉन्टिनेंटल है, यानी कि पूरा इस पर स्थल मंडल है, ठीक है ना। यही आपको 100 किलोमीटर नीचे, पृथ्वी से 100 किलोमीटर तक जो है पूरा प्लेट है, क्या है, प्लेट है। और ये प्लेट किस पे तैरती है विद्यार्थीगण, मैग्मा पर। ये मैग्मा है, देख लीजिए, यही मैग्मा है, ये मैग्मा है, मैग्मा पे तैरती रहती है। अब बात को समझिएगा, मैग्मा पे तैरती है तो ये मैग्मा जो है जहाँ पे इसका स्थान है ये आपको अपर मेंटल में है, तो इसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। इस वाले पार्ट को एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर इसका नाम है, ओके, एस्थेनोस्फीयर इसका नाम है। तो जैसा अगर ये देखिए, ये क्या होता है कि दो कंडीशन होता है इसका। पहला कंडीशन ये हो गया कि दोनों जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होगा, यानी एक दूसरे की तरफ जाएगा तैरते तैरते। तैरने का इसका देखिए, इसका तैरने का स्पीड समझ लीजिए, तैरने का या खिसकने का, या खिसकने का स्पीड समझ लीजिएगा कैसे होता है। ये नहीं कि बड़ी फास्ट जैसे जाकर टकरा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्पीड होता है इसका 2 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी एक साल में 2 से 10 सेंटीमीटर के आसपास में या तो आगे बढ़ेगा नहीं तो पीछे आएगा, या तो ये दोनों आपस में ऐसे जुटेगा, या तो ये दोनों आपस में ऐसे जुटेगा, या फिर ये दोनों अलग होगा, ठीक है ना। यही दो कंडीशन होता है पूरे अर्थ में। तो ये प्लेट क्या होता है, कभी कभी टकराता है, कभी कभी अलग होता है। जब टकराता है तो टकराने के क्रम में क्या होता है कि ये दोनों जो होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। कभी जैसे कि मान लेते हैं, ये ऐसे देखिए, इसको समझाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं ये टकरा रहा है, टकरा गया तो ये ऐसे उठ जाएगा, ऐसे उठ जाएगा, देख रहे हैं ना। ये कभी कभी ऐसे बहुत ज़्यादा जोर लगता है तो ऐसे उठ जाता है। तो जहाँ टकराता है ना वहाँ पे क्या होता है, आपको पहाड़, माउंटेन वगैरह जो होता है उठ जाते हैं। जैसे हिमालय जो है आपको उठा है, पृथ्वी यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराने के बाद यूरेशिया से जब टकराया है तो वहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत आपको उठ गया है। खैर वो तो बात की बात है। भूकंप कैसे आता है, तो ये देखिए, दोनों जहाँ टकराया, जहाँ पे भी टकराया, मान लेते हैं कि यहाँ वाला पार्ट पे टकराया, ये वाला पार्ट यहाँ वाला टकराया, ठीक है ना। तो जहाँ पे टकराया है उस वाले, यहीं से एक एनर्जी निकलता है, एक एनर्जी निकलता है। उसी एनर्जी को हम लोग तरंग का नाम दिया गया, ठीक है ना। तो ये जहाँ से यहाँ पे टकराया तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या नाम दिया गया, इसको बोलते हैं फोकस। क्या नाम दिया गया विद्यार्थी, फोकस। फिर से थोड़ा अच्छे से हम बना देते हैं, ध्यान दीजिए। और ये फोकस है, और इसके ऊपर वाला जो है, इसके ऊपर वाला जस्ट ऊपर वाला यानी धरातल तक पहुंचेगा, तो जहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा उसको कहते हैं ईपी सेंटर। इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो कि ये आपको प्लेट है, प्लेट टकराने के बाद में समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे 2 प्लेट टकराया और यहाँ पे आपको इसका क्या होगा, यहीं पे टकराया, तो यहाँ पे आपको भूकंप उत्पन्न हुआ, यानी कि यहाँ पे तरंग रिलीज हुआ। इस वाले सेंटर को हम लोग कहते हैं फोकस कहते हैं, या उद्गम केंद्र कहते हैं, उद्गम केंद्र इसका नामकरण होता है। या इसका एक और नाम होता है हाइपो सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर बोलते हैं, ठीक है विद्यार्थी, हाइपो सेंटर। तो ये जहाँ पे टकराने के बाद में, ठीक है ना, इसके जस्ट 90 डिग्री ऊपर जाते हैं, जस्ट धरातल पर जस्ट 90 डिग्री ऊपर जाते हैं, बिल्कुल ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और 90 डिग्री यहाँ पे सबसे पहले जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, यहीं पे पता चलता है कि भूकंप हुआ है, यानी यहीं के धरती क्या होता है, डगमगाने लगता है। तो ये वाला क्षेत्र जो कहलाता है आपको ईपी सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, ईपी सेंटर कहलाता है। इसको ईपी सेंटर कहते हैं। अधिक केंद्र हिंदी में बोलते हैं विद्यार्थी, क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं। ओके, ये समझ में आ गया, अधिक केंद्र हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ हो गया। अब समझिएगा,
जैसे अगर बात करें तो ये होता कैसे है, तो दो कारणों से होता है। देखिए मान लो कि एक प्लेट ऐसे है, कारण समझा देते हैं आपको किस कारण से भूकंप आता है। तो दो ये है, आपको समझ लीजिए, दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ऐसे है, एक प्लेट आपको ऐसे है, ऐसे टकराने के हम कारण बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ये जो है, जैसे मान लेते हैं ऐसे इधर से ये दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। तो करीब जाने के बाद में क्या होगा, कभी ना कभी तो टकराएगा। तो टकराएगा तो ऊपर वाला धरातल पे यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ फोकस बनेगा और इसी के फोकस बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर जाकर यहाँ पे इसके अगल बगल में क्या करेगा, आपको हिला देगा, ठीक है। तो ये भूकंप हो गया। इसको कहते हैं विद्यार्थीगण अभिसरण। क्या कहते हैं, अभिसरण। अभिसरण बोलते हैं, ठीक है, अभिसरण बोलते हैं। अभिसरण किसे कहते हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से आने के बाद टकरा जाए उसे अभिसरण कहते हैं। तो ये आपको कारण से आपको भूकंप होता है। दूसरा कंडीशन होता है विद्यार्थीगण, इससे भी भूकंप होने की संभावना होता है एक प्रेशर के कारण से। ये देखिए ये प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं, एक इधर की तरफ जा रही है, एक इधर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। दोनों के बीच में जो दरार आता है, क्या आता है विद्यार्थीगण, दरार आता है। समझिए यहाँ भी दरार आया, यहाँ भी दरार आया। तो यहाँ जो दरार आता है, ठीक है ना, इस दरार के कारण से भी भूकंप होता है। इसे कहते हैं अवसरण। क्या कहते हैं, अवसरण, ठीक है ना। तो इन सब कारणों की वजह से विद्यार्थीगण क्या होता है, भूकंप आने की संभावना होता है। बात समझ में आया कि नहीं। अगर भूकंप की बात करें तो हर मिनट जो है भूकंप विद्यार्थीगण लगभग आपको 1 से 3 मतलब हर मिनट भूकंप आता है। पूरे पृथ्वी पर हर मिनट भूकंप आता है, ठीक है, आता है। लेकिन चूंकि यह पता नहीं चलता है, क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि इसका जो रिएक्टर स्केल है आपको 1 से 3 के बीच में होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर रिएक्टर स्केल क्या है, रिएक्टर स्केल क्या है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जैसे अगर हम मापने की बात करें, भूकंप को मापने की बात करें तो मापन अगर दो तरह से हम लोग मापते हैं, समझिए। एक तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, तीव्रता मापते हैं इसकी, क्या, तीव्रता। और इसी को बोलते हैं परिमाण भी, ठीक है ना। यानी अब कहते हैं कि कितना एनर्जी, इसका मतलब कितना एनर्जी उत्पन्न किया है। जैसे आपस में टकराया तो कितना एनर्जी या उत्पन्न किया, इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। तो इसको क्या चीज़ से मापते हैं, इसको रिएक्टर से मापते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल से मापते हैं। इसका कितना मापन बिंदु होता है आपको, 1 to 10। तो 1 to 10 में विद्यार्थीगण आपको समझना ये है, 1 to 10 में अगर 1 to 5 के बीच में जो होता है ये आपको नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्मल। इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यही है अगर 5 से अधिक हो जाए तो यह डिस्ट्रक्शन बन सकता है, विनाशकारी कहलाता है, विनाशकारी कहलाता है। अगर 5 से अधिक हो जाए तो क्या कहलाएगा, विनाशकारी कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको हाँ, इसकी तीव्रता क्या चीज़ से मापते हैं, द रिएक्टर स्केल से मापते हैं, ठीक है ना। एक होता है विद्यार्थीगण मापने में ही आपको इंटेंसिटी मापा जाता है, इंटेंसिटी मापा जाता है। यानी इसकी बोलते हैं कि कितना ज़ोर से आघात किया, इसको बोलते हैं आघात की गहनता। इसके बारे में कहा गया है कि इसका स्केल जो होता है 1 से 12 के बीच में होता है, 1 से 12 के बीच में होता है, ठीक है ना। इसको जो है किससे मापा जाता है, तो इसको मापा जाता है विद्यार्थीगण, समझिएगा, मरकौली स्केल से। क्या, मरकौली, मैं पूछ दिया था, मरकौली स्केल से। तो भूकंप की अगर पूछा जाएगा कि तीव्रता क्या चीज़ से मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल से मापते हैं, 1 to 10 के बीच में होता है। अगर कहते हैं इसकी इंटेंसिटी यानी आघात की गहनता जो है क्या चीज़ से मापते हैं, तो मरकौली स्केल से। क्या, मरकौली स्केल से। ओके, अब चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा होता है, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है
सबसे अधिक भूकंप वाला क्षेत्र। देखो विद्यार्थी, सबसे अधिक जो भूकंप वाला क्षेत्र होता है ना, वो प्रशांत महासागर होता है। क्या होता है? प्रशांत महासागर। क्योंकि प्रशांत महासागर का जो प्लेट जो होता है वह 4 प्लेटों से हमेशा कभी वो मतलब आकर्षित होता है, कभी विकर्षित होता है, कभी आकर्षित होता है, विकर्षित होता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा भूकंपीय क्षेत्र आपको प्रशांत महासागर में होता है। और यही का एक जगह है, ठीक है ना, जिसे हम लोग रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। यहीं पे रिंग ऑफ फायर एक जगह है, ठीक है ना। इसको अग्नि वलय भी कहते हैं, अग्नि वलय। पूछता है कि अग्नि वलय कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर। किस लिए फेमस है? तो बहुत ही ज़्यादा भूकंपीय क्षेत्र पाया जाता है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा भूकंपीय क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए इसको अग्नि वलय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपको। अब ये जो है आप समझिएगा, प्रशांत महासागर का हम तुमको बता रहे हैं क्यों, कि मान लो कि ये आपको एरिया है, आपको मान लेते हैं पूरा प्रशांत महासागर है, प्रशांत प्लेट है, ठीक है ना। तो प्रशांत प्लेट है, तो ऊपर से जो है, ऊपर से समझिएगा, ऊपर से है यूरेशिया, क्या? यूरेशिया प्लेट, ऊपर से है यूरेशिया प्लेट, ठीक है ना। इधर से अगर इधर की बात करें तो ये आपको इधर से, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका। तो नॉर्थ, इधर से नॉर्थ करते हैं, इधर से नॉर्थ अमेरिका, इधर से ही आपको साउथ अमेरिका। ये दोनों जो है इनके ये से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा। साथ ही साथ नीचे से अगर बात करें तो नीचे से आपको इंडो ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये प्लेट साउथ अफ्रीकन प्लेट और आपको नॉर्थ अमेरिका प्लेट और यूरेशिया प्लेट, ठीक है ना। ये 4 प्लेट से इसका ना मतलब सामना होता है, कह सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा, अगर चूँकि प्लेट जाहिर सी बात है, अगर ये प्लेट है, बात को समझिएगा, अगर यहाँ से ये कनेक्ट है, ठीक है ना, इससे कनेक्ट है, तो ये वाला एरिया पे होगा भूकंप, ये वाला एरिया पे भूकंप होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ प्लेट है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों होगा, तो ये वाला एरिया पे, अगर यहाँ प्लेट है, ठीक है ना, तो इस वाले एरिया पे इफेक्ट करेगा, माने इसके। अगर इधर भी प्लेट है तो इस वाले एरिया में प्लेट है, तो ये चारों तरफ से घिरा पड़ा है, क्या? चारों तरफ से घिरा पड़ा है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? भूकंप होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगर बात करें, ये स्थिति हो गया। अब भूकंप के प्रकार के बारे में जान लेते हैं हम लोग। भूकंप के प्रकार की बात करें विद्यार्थीगण, तो यह होता है, सबसे एक नंबर पर जो होता है वह होता है विवर्तनिक प्लेट। इसके कारण से सबसे ज़्यादा भूकंप होता है। लगभग 80 to 90% जो भूकंप होता है इसी के कारण से होता है। तो ये कैसे होता है? तो देखिए, ये जो होता है ना, आपको बता देते, लिख देते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे, ठीक है ना, चट्टान के सरक जाने के कारण से होता है। सरक जाने के कारण होता है। अब देखिए, सरक जाने के कारण कैसे समझिए। जैसे पहले तो भ्रंश समझो, भ्रंश तल क्या होता है समझो। ये देखो, ये है आपको, मान लेते हैं ये आपको प्लेट है, ठीक है ना, ये प्लेट 1 है, ठीक है। और इसी में आपको एक और प्लेट मैंने बनाया है ऐसे, ये प्लेट 2 है, ठीक है, अलग है। तो देखिए, ये देखिए, अगर मान लो कि ये एक दूसरे से अलग हो रहा है, क्या हो रहा है? एक दूसरे से ये अलग हो रहा है। अलग होगा ना, तो पहले तो सटा हुआ था, अब अलग होगा तो दरार होगा। क्या होगा? दरार होगा। तो जहाँ ये टूट जाएगा, यहाँ पे देखिए टूटा हुआ महसूस होगा, तो ये दरार हो गया। क्या हो गया? दरार हो गया। तो ये वाला जो पार्ट दरार हो जाता है, बात को समझिएगा, यहाँ पे भूकंप होने की ज़्यादा
संभावना होता है, क्योंकि ये दूसरे का क्या होता है, अलग हो रहा है। जब अलग हो जाता है तो भी यहाँ पे रिलीज होता है, आपको एनर्जी रिलीज होता है, जिसके कारण से तरंग बनता है। और तरंग बनता है तो आपको इसके जो सटा हुआ एरिया है, इस वाले एरिया पे या इस वाले एरिया पे, यहाँ पे भूकंप होने की संभावना बन जाता है। तो ये दरार वाला जो टूटा हुआ दरार वाला पार्ट है, इसे ही हम लोग भ्रंशतल कहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा भूकंप आपको भ्रंशतल पे होता है। एक तो ये होता है कि ये एक दूसरे से अलग होते हैं तो भी, या फिर एक दूसरे से टकराते हैं तो भी, एक दूसरे से टकराते हैं तो भूकंप भी होता है और पर्वतमाला भी बनता है। ठीक है, तो ये आपको कह सकते हैं। दूसरा कारण ये होता है, अच्छा दूसरा ये भूकंप के प्रकार बता रहे हैं। ये विवर्तनिकी प्लेट एक मतलब कि प्रकार है, ठीक है ना। यानी कि इसी प्लेट से क्या हो जाता है विद्यार्थीगण, आपको टकराता है, या फिर या मान लो कि ये प्लेट है, ये प्लेट क्या है, आपको नीचे आपको क्या है, नीचे मैग्मा है, तो इसी मैग्मा पे चल रहा है, तो चल रहा है तो हिलेगा कि नहीं, हिलेगा। इस कारण से भी आपको भूकंप होता है। भूकंप होने के बहुत सारे कारण चीज़ प्रकार हो गए, ठीक है। तो इसके बाद जो है ज्वालामुखी, दूसरा जो है आपको ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। तो विद्यार्थीगण समझ लीजिए ज्वालामुखी क्या होता है। देखिए ये प्लेट 1 है, खाने वाला प्लेट नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, ये आपको प्लेट 2 है, ठीक है। अब देखिए ये ना वो आपस हो रहा है, क्या हो रहा है विद्यार्थीगण, एक दूसरे से धीरे धीरे सरक रहा है आपस में, ठीक है ना। और नीचे आपको समझना विद्यार्थीगण, नीचे क्या है, मैग्मा है। नीचे क्या है विद्यार्थीगण, मैग्मा है, समझ लीजिएगा मैग्मा है। तो मैग्मा है तो विद्यार्थीगण ये मैग्मा ना ऊपर की तरह एनर्जी लगाता है, ऐसे ये जाता है बिल्कुल नीचे, तो बहुत गर्मी रहता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूट गया, क्या हुआ, टूट गया। टूटने पर ना इसी रास्ते से कमज़ोर होकर ये जो मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है, ये मैग्मा इसी रास्ते से, तो इस जो रास्ता होता है ना इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं, इसी रास्ता को ज्वालामुखी कहते हैं। और ये जो होता है ना यहाँ पे इरप्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, ज्वालामुखी ये विस्फोट होता है। तो अगल बगल की धरती, यहाँ की देखिए, यहाँ की जो धरती है इसी ज्वालामुखी से, ये जो ज्वालामुखी आपको उत्पन्न हुआ है, इसी ज्वालामुखी से विद्यार्थीगण, इसी ज्वालामुखी से अगल बगल का धरती क्या है, डोलने लगता है। तो इसे ज्वालामुखीय भूकंप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्वालामुखीय भूकंप भी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी के कारण से ज़्यादा नहीं होता है, आपको 5% के आसपास में इसे होता है जहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है ना। तीसरा कारण है विद्यार्थीगण, आपको ये सब पूछ सकता है, नियात भूकंप। ये क्या होता है, अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा, नियात भूकंप। यानी खनन जब किया जाता है, खनन आप जो है, जैसे कोयला खनन है, खनन से संबंधित बता रहे, जैसे कोयला का खनन हम लोग सुनते होंगे। तो किसी भी चीज़ का खनन है ना, आपको पृथ्वी के अंदर 5 किलोमीटर तक, कहाँ तक, 5 किलोमीटर तक लोग खनन करता है, 5 किलो के बाद वो मिलने लगता है। तो 5 किलोमीटर समझो ज़रा, अब खनन किया तो ये इसे से अंदर की तरफ आया, तो ऊपर तो पूरा क्या है, ऊपर तो ज़मीन है, तो नीचे पूरा खन के खाली कर दिया, क्या कर दिया, खन के खाली कर दिया। तो यही कभी कभी क्या होता है, नीचे धंस जाता है, क्या होता है विद्यार्थीगण, यही ऊपर वाला पार्ट नीचे धंस जाता है, जिस कारण से यहाँ पे हिलने लगता है ज़मीन, जिस कारण से ये भूकंप होता है। तो इसे ही नियत भूकंप कहते हैं, ठीक है ना। एक परमाणु परीक्षण से होता है। चौथा क्या होता है, विस्फोट भूकंप भी कहते हैं, विस्फोट भूकंप। भूकंप किसे कहते हैं, तो कहिएगा सर परमाणु परीक्षण होता है। आपको पता है परमाणु परीक्षण होता है, तो परमाणु परीक्षण होता है, इसके कारण से भूकंप होता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो हम आपको बताएंगे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है। अब समझिएगा तरंग के बारे में। तरंग सबसे इम्पोर्टेंट तरंग है, ठीक है विद्यार्थी, जिससे क्वेश्चन ही पूछता है। तरंग क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं हम। देखिए जैसे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए जैसे ये प्लेट है,
आपको प्लेट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि एक और छोटा प्लेट है यहाँ पे, समझना, ये वाला प्लेट है, ठीक है ना। और ये दोनों टकराया, टकराने के बाद में यहाँ पे टकरान बिंदु है, ठीक है। तो जहाँ से टकराता है, ठीक है, जहाँ से ही यह टकराता है वहीं से एक एनर्जी निकलता है। क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। और एनर्जी जो है आपको वेव के फॉर्म में होता है, या वेव की फॉर्म में होता है। और इसी वेव को तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तो यहाँ से जो तरंगें निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूगर्भिक। यानी तरंग की बात करें तो तरंग जो है विद्यार्थीगण दो तरह का होता है मुख्य रूप से। एक होता है भूगर्भिक। क्या होता है? भूगर्भिक। क्या? जिसे बॉडी वेव भी कहते हैं, बॉडी वेव भी कहते हैं। और दूसरा होता है विद्यार्थीगण धरातालीय वेव, तरंग, ठीक है ना। इसे हम लोग कहते हैं सरफेस वेव, ठीक है। तो ये भूगर्भिक, इसी को भूगर्भिक कहते हैं। अब यहाँ से ना दो तरह की तरंगें निकलती है, यहाँ से दो तरह के तरंगें निकलती है। कौन कौन, वो समझ लीजिएगा। एक होता है प्राथमिक तरंग, और दो होता है सेकेंडरी तरंग। प्राथमिक को प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी वेव, और इसको कहते हैं सेकेंडरी वेव। प्राइमरी को P से सूचित करते हैं और सेकेंडरी को S से सूचित करते हैं, ठीक है। तो PS। और धरातलीय जो होता है उसको L वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल वेव। L का फुल फॉर्म होता है लव वेव, ठीक है। तो लव इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है क्योंकि लव नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। ओके, सबसे पहले मैं समझा दूँ इन तीनों के बारे में, आपको बता देते हैं। रुक जाइए, देखिए इन तीनों के बारे में मैं आपको साफ सीधा से बता देता हूँ, ध्यान से अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें भूगर्भिक की, अगर हम बात करें दोनों का अंतर के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि मान लो कि पी वेव के बारे में देखिए, इसका स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे। पी वेव, एस वेव और एल वेव के बारे में बताएंगे। स्पीड कैसा होता है? तो बहुत ही हाई होता है। इसका हाई होता है तो कितना होता है? तो 6 किलोमीटर पर सेकेंड लिख देते हैं। यानी 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर यह चलता है। ओके, 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर यह चलता है विद्यार्थीगण? तो यह 6 किलोमीटर चलता है 1 सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद समझिए, और ये जो होता है इसका स्पीड जो होता है इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इसको हम स्पीड में क्या कहेंगे? कह सकते हैं कि थोड़ा सा पी के मुकाबले कम। तो कम तो कितना? लगभग कहीं देखिए, कहीं 3 पॉइंट समथिंग लिखा रहता है, कहीं 3.5 लिखा रहता है। तो हम एक एवरेज मान लेते हैं कि 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और एल का जो स्पीड हो गया, वह स्पीड एल का जो है वो आपको कम होता है। इसका स्पीड क्या होता है? कम होता है। तो कितना होता है? 1.5 किलोमीटर पर आवर होता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका तो ये चीज़ हो गया। अब समझिए इसका किस अवस्था में गमन करता है? तो अवस्था लिख देते हैं। अवस्था मतलब स्टेट। तो यह जो है आपको ठोस में भी गमन कर सकती है, ठोस में भी, प्लस में द्रव में भी, और प्लस में गैस में भी यह क्या करती है? गमन कर सकती है,
कर सकती है, ठीक है, गमन कर सकती है। अगर बात करें इसका, तो इसका कह सकते हैं केवल और केवल ठोस में गमन कर सकती है, ठोस में गमन कर सकती है, गमन कर सकती है, ओके। उसके बाद समझिएगा, और यह जो है आपको धरातल पर गमन करती है, क्या, धरातल पर गमन करती है। बात समझ में आया कि नहीं? अब बात को समझिए। अगर बात करते हैं इसकी, अगर ये तो हो गया, अवस्था समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसको पी तरंग की ध्वनि तरंग कैसी होती है समझिए। पी तरंगे जो होती है, यह तरंग जो होती है, यह तरंग आपको लॉन्गिट्यूडनल होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य कैसे होता है, अभी हम थोड़ा देर में समझाएंगे। अनुदैर्घ्य जो होता है ना, आपको देखिए, ये होता है रेयरफ्रैक्शन और ये होता है आपको रिफ्रैक्शन। यानी कि इसका मतलब हम समझाएंगे आपको, इस तरह से होता है। अभी इसको हम बता रहे हैं, संकुचन और विस्तार होता है इसमें। देखिए, ये वाला पार्ट जो होता है ना, आपको देख लेंगे यहाँ पे, ये संकुचन हो रहा है, संकुचन। और यहाँ पे जो होता है खाली जगह है, यानी कि ये विस्तार वाला। तो संकुचन और विस्तार, यानी अनुदैर्घ्य जो होता है वह संकुचन और विस्तार को फॉलो करता है। इसको बाद वाले टॉपिक में जानेंगे, ठीक है ना। और इसमें जो होता है आपको इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है, बात को समझिएगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ। इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अनुप्रस्थ ध्वनि कहते हैं। इसको अनुदैर्घ्य ध्वनि होती है, मतलब तरंग होती है, ध्वनि नहीं, तरंग। और ये अनुदैर्घ्य होती है, ये अनुप्रस्थ होती है, ठीक है ना। इसमें आपको अनुप्रस्थ ही होता है। ये क्या होता है? अनुप्रस्थ ही होता है, ठीक है ना, अनुप्रस्थ होता है। तो ये आपको इससे संबंधित है। अगर इतना भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक और चीज़ हमको समझा देते हैं, समझ लीजिएगा। जैसे अगर देखिए, अगर इसकी बात करें, अगर ये इससे समझ में नहीं आ रहा तो इससे समझिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, ये समझाने के लिए तरीका है, बात को समझिएगा। ये अगर हम बात करते हैं, देखिए इसका चाल समझिएगा। ये आपको ऐसे चलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आते आते थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाता है, थोड़ा देख लीजिएगा, गैप होना शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आते ही ये आपको ऐसे ऐसे हो जाता है, बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने का समझिए इसको कैसे कैसे। जैसे अगर हम बात करें तो इसकी, अगर हम बात करें आकृति की बात करें, चाहे दूरी की बात करें, जैसे इसकी आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति, इसकी आवृत्ति समझते हैं, इसी से आपको समझ में आएगा। देखिए, आवृत्ति का मतलब देखिए कितना ये जल्दी जल्दी हो रहा है, देख रहे हैं कितना तेज़ी से हो रहा है, यही आवृत्ति है। कितना तेज़ी से हो रहा है, यही आवृत्ति है। तो आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। इसकी क्या होती है? अधिक होती है। और आवृत्ति देखिए इतना मतलब बहुत धीरे धीरे होता है, तो ये आवृत्ति बहुत कम होता है। क्या होता है? लेकिन इन दोनों के बीच में ये होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि औसत होता है आवृत्ति, ठीक है ना। यानी इससे कम और इससे ज़्यादा, बात समझ कि नहीं। तो ये औसत में आ गया। तो आवृत्ति का मतलब कितना तेज़ी से अप डाउन हो रहा है, कितना तेज़ी से फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी ये अप डाउन। देखिए फास्ट है, यहाँ पर टिक चिक टिक चिक टिक चिक ऐसा, यहाँ पर डी चिक इस तरह से ऐसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आवृत्ति हो गया। अब इनकी बीच की जो दूरी है, लॉन्गिट्यूड, क्या इसको वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ मतलब दूरी, देख लीजिए, दूरी को हम कहते हैं वेवलेंथ। क्या? वेवलेंथ या इसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं क्या? हाँ, तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। तरंगदैर्घ्य कैसा होता है समझ लीजिएगा। तरंगदैर्घ्य देखिए, इनकी बीच की दूरी देखिए, बीच की दूरी बहुत कम है कि नहीं? बहुत कम है। क्या है? ये देखिए, ये वाला जो है ना, इसी के बीच की दूरी, जैसे हम ऐसे किए हैं तो इसकी बीच की दूरी देख रहे हैं, ये वाला दूरी,
तो दूरी जो होता है यानी तरंगदैर्घ्य जो होता है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अब बेचारा यहाँ पे देखो, यहाँ तो दूरी क्या है? ज़्यादा है, बड़ा है, यानी कि दूरी अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, यानी तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। ये पॉइंट लिख देते हैं, 2 मिनट सुनो। ये पॉइंट 1 नंबर का पॉइंट मैंने बताया, ये 2 नंबर का पॉइंट बता रहे हैं, समझे कि नहीं? ये 1 नंबर का था, ये 2 नंबर का था, ये 1 नंबर का था, ये 2 नंबर का था, समझ में आया? यहाँ पे औसत होता है। तीसरा जो होता है विद्यार्थीगण, आयाम। क्या होता है? आयाम। आयाम भी पूछता है। आयाम देखिएगा, ऊंचाई, देखिएगा ऊंचाई, तो ऊंचाई, आयाम मतलब क्या होता है? ऊंचाई लिख दीजिए, ऊंचाई। तो ऊंचाई भी इसका कम होता है। क्या होता है? ऊंचाई भी कम होता है। इसका ऊंचाई क्या होता है? औसत होता है। क्या होता है? औसत होता है तीसरा में। और ये तीसरा में विद्यार्थीगण क्या होता है? अधिक होता है। ऊंचाई क्या होता है? अधिक। देख लो ना, ये देखो, एक कम ऊंचाई पे है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ज़्यादा ऊंचाई पे है, ये बिल्कुल कम ऊंचाई पे है, ये मीडियम ऊंचाई पे है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको पी और ए। अच्छा, एक और चीज़ बताते हैं चौथा में, अगर छाती की बात बताएं तो ये फास्ट काम करता है, यानी कि जाता है तुरंत झटकोर कर, 1 सेकंड 2 सेकंड में आ जाता है। तो यह छाती की बात करें तो छाती इसमें क्या होता है? कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसमें औसत क्षति होता है, ठीक है ना? औसत होता है, और इसमें बहुत अधिक क्षति होती है, बहुत अधिक क्षति होती है, बहुत अधिक क्षति होती है। तो चूँकि बहुत अधिक क्षति इसलिए होती है क्योंकि यह धीरे से जाता है, पूरा जब तक घर गिरेगा नहीं तब तक यह वापस नहीं आएगा, यानी धीरे से जाता है, बढ़िया से डोला डोला के। कोई ये वाला है तो तुरंत गया, झटका मारा, काम हुआ तो हुआ, नहीं तो ख़त्म। ये क्या होगा? जब तक गिरेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। इसलिए ये लव जो होता है धरातल पर जो चलती है, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी यह होता है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी अगर आपसे पूछेगा तो कौन सा वेव माना जाएगा? सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो है आपको लव आपको वेव माना जाता है। लव विनाशकारी जिसे हम लोग कहते हैं, ये अगर देखा जाए तो धरातलीय होता है और सबसे ज़्यादा विनाशकारी वेव होता है, ठीक है ना? तो अब हम लोगों ने वेव के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे इसका अंतिम पड़ाव। देखिए, अब इससे क्या क्या नुकसान होता है वो तो आप लोग मालूम है, नुकसान क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ और चीज़ है, शैडो जोन क्या होता है इसके बारे में समझना है। शैडो जोन के बारे में समझना है। शैडो जोन यानी इसको बोला जाता है छाया क्षेत्र। इसके बारे में जान लीजिए, भूकंप का शैडो क्षेत्र क्या होता है, ये हम थोड़ा सा अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले चूँकि एक और चीज़ तो बताना, हाँ ये तो बताया ही है कि यह तरंग जो है आपको ठोस द्रव गैस में जाती है, इसलिए जो है आपको, चलिए उसको बाद में देखेंगे। अब समझिए शैडो का, मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ये आपको अर्थ है, ठीक है? अर्थ है तो आपको ऊपर वाला पार्ट यही ना होता है जी, ये वाला यहाँ पर, ये इसको क्रस्ट बोलते हैं। देख लीजिए, चारों तरफ से बना देते हैं, समझ में आएगा। ये ऊपर वाला क्रस्ट हुआ, क्या हुआ विद्यार्थीगण? ये ऊपर वाला क्रस्ट हुआ, इसको क्रस्ट कहते हैं। ये वाला की पार्ट क्या है? क्रस्ट वाला पार्ट है, ठीक है? अब क्रस्ट वाला पार्ट है, ठीक है? अब यहाँ से आपको ये वाला पार्ट आपको मेंटल कहलाएगा, ये वाला पार्ट आपको मेंटल कहलाएगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? मेंटल, यानी ये वाला पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? मेंटल कहलाएगा, ठीक है? अब समझिए, मान लो कि यहाँ पे भूकंप कभी भी होगा तो क्रस्ट वाला पार्ट में नहीं होता है, क्रस्ट वाला के नीचे होता है मेंटल पे भूकंप। हाँ, क्रस्ट वाला यहीं पे होता है, ठीक है? यहीं पे, चूँकि यहाँ वाला पार्ट में, मान लो कि यहाँ वाला पार्ट में आपको भूकंप हुआ, ठीक है? तो भूकंप यहाँ पे तरंगे उठा, तो तरंग आपको कहाँ जाएगा? इधर भी जाएगा, तरंग आपको इधर भी जाएगा, तरंग इधर भी जाएगा, तरंग इधर भी जाएगा, और तरंग इधर भी जाएगा, तरंग इधर भी जाएगा, तरंग इधर भी जाएगा, तरंग आपको इधर भी जाएगा, तरंग 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 इधर भी जाएगा। यस और नो? तरंग आपको इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। देखिए, तरंग तो चारों तरफ जाएगा, तरंग चारों तरफ जाएगा, ठीक है? तो जहाँ नहीं जाएगा, जहाँ पे तरंग नहीं जाएगा, उसे ही हम लोग कहते हैं
क्या शैडो जोन कहते हैं। जो तरंग, मान लो कि यहाँ पे तरंग नहीं पहुँच पाया, यहाँ पे नहीं पहुँच पाया, यहाँ पे नहीं पहुँच पाया, यहाँ पे नहीं पहुँच पाया, तो इसको हम लोग कहते हैं छाया क्षेत्र कहते हैं, और इंग्लिश में शैडो जोन कहते हैं। ये कैसे होता है एक बार बताते हैं। सबसे पहले हम पी जोन का पढ़ते हैं, पी का पढ़ते हैं यानी प्राइमरी, पी तरंग का करते हैं। पी तरंग का हम लोग बना रहे हैं शैडो जोन। जैसे यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, अभी बताए हैं, भूकंप उत्पन्न हुआ तो ये चारों तरफ क्या करेगा, आपको तरंग में जाएगा, चारों तरफ तरंग में जाएगा, चारों तरफ तरंग में जाएगा, चारों तरफ तरंग में जाएगा, इधर भी जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये वाला मेंटल पार्ट है, तो मेंटल पार्ट जो है आपको, मेंटल पार्ट के नीचे ये वाला जो पार्ट है आपको कोर पार्ट है। क्या है? कोर पार्ट है। तो कोर पार्ट में जो है आपको द्रव अवस्था पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इंटर होगा तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा, अब मुड़ने के बाद में ऐसे इधर की तरफ आएगा, फिर ये यहाँ पे आने के बाद में ऐसे इधर की तरफ आएगा, ठीक है। फिर आपको ऐसे मुड़ जाएगा, इधर की तरफ आएगा, फिर आपको ऐसे मुड़ जाएगा, इधर की तरफ आएगा, फिर ये मोड़ने के बाद में ऐसे ऐसे जाएगा, मोड़ने के बाद में ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन जाएगा इधर, ये देखिए यहाँ तक जो एंगल बनाएगा ये आपको वो 105 डिग्री का एंगल बनाता है, इधर भी 105 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये 145 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ भी 145 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके बीच का जो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो दिखा आपको, ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट में आपको तरंग नहीं पहुंचा, ये वाला पार्ट में आपको तरंग नहीं पहुंचा, इसलिए इसे कहा जाता है छाया क्षेत्र। जहाँ पे तरंगे नहीं पहुंच पाती है धरती के अंदर उसे हम लोग छाया क्षेत्र कहते हैं। इधर भी नहीं पहुंच पाई तो इसे भी छाया क्षेत्र कहेंगे। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के अंदर पी तरंग का छाया क्षेत्र कितना डिग्री के बीच में होता है, तो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में होता है, जहाँ की तरंगे नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो ये तो पी का हो गया। अब हम लोग देखेंगे एस तरंग का। एस तरंग का इसी तरह बनाते हैं। इस तरंग का देख लीजिए, जैसे इस तरंग का बना रहे हैं, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। और आपको ये वाला कोर बना, सॉरी क्रस्ट बना रहे हैं, क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट हो गया। अब भूकंप कहाँ पे आता है विद्यार्थीगण? ये आपको कोर हो गया। भूकंप कभी भी आता है तो आपको प्लेट पे टकराना चाहता है, तो प्लेट कहाँ बनता है हम बता दिए हैं आपको। प्लेट बनता है आपको यहाँ पे मान लेते हैं प्लेट है ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भूकंप आया, यहाँ पे भूकंप आया, ठीक है। तो यहाँ पे भूकंप आया तो उसी तरह आपको ये चारों तरफ जाएगा, ये सुनो, चारों तरफ जाएगा। ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है। इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ओके। इधर भी जाएगा, 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 ठीक है। ये 105 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ भी 105 डिग्री का, मैंने यहाँ पे आप चांद रखकर बनाइएगा तो पता चल जाएगा। अब सोचिए ज़रा, 105 डिग्री का एंगल बनाया तो ये, अब यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि ये अंदर ही पास कर गया, लेकिन ये पास एस तरंग पास नहीं करता है, एस तरंग आपको पास नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि मेंटल ऊपरी जो कोर है, ये कोर है, यहाँ पे द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव होता है, लिक्विड होता है। यहाँ भी द्रव्य होता है, ये भी द्रव्य है, लेकिन ये पार कर गया। लेकिन ये जो है एस तरंग पार नहीं किया। इससे ये पता चलता है कि एस तरंग जो है लिक्विड में नहीं जाता है, एस तरंग लिक्विड में नहीं जाता है। और जहाँ ठोस रहता है, अभी बताए हैं कि एस तरंगे जो है, सॉरी, एस तरंग कहाँ पे होती है आपको विद्यार्थीगण? एस तरंग केवल जो है ठोस में, एस तरंग केवल ठोस में। लेकिन यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, क्या यहाँ भी आपको ठोस, यहाँ द्रव्य है। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर वाला पार्ट जो है, जो कोर कहलाता है, तो कोर को भी दो भागों में बांट दिया गया। हम बताए थे आपको, ऊपर वाला जो होता है ऊपरी कोर, यहाँ द्रव्य अवस्था में रहता है, यही ओरिजिनल मैग्मा होता है। इसी कारण से हमारे पृथ्वी पर चुंबक के क्षेत्र पाया जाता है। इसी चुंबक के क्षेत्र से जो है आपको सूर्य से आने वाली जो भी झोंका है, पवन है, वो उसको रोकने का काम करता है। तो इसके बारे में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है।
ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आया ही होगा। चलिए, तो ये आपको छाया केंद्र से संबंधित था। ठीक है, चलिए ओके, इसको देखिएगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग भूकंप के बारे में जानेंगे। भूकंप से संबंधित चीज़ें, सबसे पहले तो भूकंप का परिचय यानी भूकंप क्या होता है, उसके बाद में इसका क्या कारण हो सकता है, भूकंप की आवृत्ति आप लोग जैसे कहते हैं 9.1, 9.3, 7 पॉइंट समथिंग जो भी है, तीव्रता मापने का, भूकंप का प्रकार, कैसे भूकंप होता है, किन कारणों से, भूकंप के कितने प्रकार होते हैं, तथा सबसे इम्पोर्टेंट भूकंपीय तरंग। आज इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, इसलिए अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले विद्यार्थीगण हम लोग जानेंगे कि भूकंप होता है, आप लोग सुने होइएगा या एहसास भी हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले भूकंप का हम देखते हैं परिचय। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले भूकंप का परिचय के बारे में लिख लेते हैं, इसका परिचय। ठीक है विद्यार्थीगण, देखिए सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो अब देखते होइएगा, जब भी भूकंप आता है तो कंपन होता है, यानी पूरा पृथ्वी डोलता है। पूरा पृथ्वी नहीं, जहाँ पे भी भूकंप होता है वहाँ का एरिया पूरा भूकंप से क्या हो जाता है, कांप जाता है, यानी कि कांपने लगता है, हिलने लगता है। बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी हिलने लगती है, पंखा आपके घर में होगा वो भी हिलने लगता है, सब कुछ। पानी रखिएगा, पानी भी हिलने लगेगा गिलास में। तो इस तरह से ये, तो इसको हम कह सकते हैं पृथ्वी या भूमि का कंपन। पृथ्वी या भूमि का कंपन, भूमि का कंपन। कंपन ही आपको क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। शेकिंग ऑफ लैंड, शेकिंग ऑफ लैंड कह सकते हैं, शेकिंग ऑफ लैंड। ओके, अब देखिए ये होता कैसे है, तो ये समझ लीजिएगा ये होता कैसे है। ये पृथ्वी के आंतरिक बल, पृथ्वी के आंतरिक बल, यानी पृथ्वी के अंदर कोई बल होता है, पृथ्वी के आंतरिक बल, आंतरिक बल के कारण, बल के कारण स्थल मंडल, क्या स्थल मंडल जिसे हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं, लिथोस्फीयर भी कहते हैं, स्थल मंडल का कांप जाना, का कांपना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। ओके, अब देखिए लिथोस्फीयर का नाम आप जैसे ही सुने होइएगा तो देख लीजिए, लिथोस्फीयर की अगर बात करें तो ये देखिए, ये है आपको क्रस्ट वाला पार्ट, ये है आपको क्रस्ट वाला पार्ट, मान लेते हैं क्रस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, एक क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये हम लोग रहते हैं, बात को समझिएगा, ऊपर वाला पार्ट में हम लोग रहते हैं, अच्छा समझिएगा। तो ये वाला ऊपर से लेके नीचे तक लगभग आपको 34 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, 34 किलोमीटर लिख देते हैं, नीचे 34 किलोमीटर यहाँ तक, और नीचे एक और यहाँ आप जाएंगे तो पूरा जो है आपको मान लेते हैं कि ये पूरा यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये पूरा आपको मेंटल है, क्या है, मेंटल है, मेंटल है। तो मेंटल का ऊपर वाला पार्ट, मेंटल का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, मेंटल का ऊपर वाला पार्ट लगभग आपको 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मेंटल का, 34 किलोमीटर लगभग। अब देखिए इसे आप कहीं 150 होता है, कहीं पे 100 होता है, इससे नहीं, इसे अंदाज़ा लगा ले कि इन सभी को मिलकर लगभग 100 से 150 किलोमीटर के आसपास में इन सभी को कहा जाता है लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं विद्यार्थीगण, इसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं या स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं या स्थल मंडल। समझ में आया कि नहीं? अब चलिए, अब इसको आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसी के जस्ट नीचे आपको, इसी में यहीं पे ये वाला पार्ट, इसी में यही मैग्मा होता है। क्या होता है, मैग्मा होता है, यही मैग्मा होता है, यही मैग्मा होता है, लिख देते हैं। यही मैग्मा विद्यार्थीगण जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो आपको ऊपर जाता है तो लावा बनता है, ठीक है। अब इसके बारे में बताएंगे। इस वाले पार्ट को, इस पूरे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, तो इसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। क्या बोला जाता है,
स्टोनोस्फीयर। यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन ये है कि ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं कि आपको भूकंप समझ में आएगा। अब बात को समझिए। अब देखिए यह जो आपको ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, इस पूरे को कहा जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं घेरा कर देता हूँ, समझ लीजिएगा। ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है इसे ही लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर एक ऐसा समय था कि यह पूरा एक जगह ही था, जिसे हम लोग पैंजिया कहते थे। पूरा क्या था? एक जगह ही था। लेकिन समय धीरे धीरे व्यतीत होते गया और यह आपस में टूटते गए। ये आपस में लिथोस्फीयर टूटते गए। अभी की बात करें तो लिथोस्फीयर जो है छोटे छोटे भागों में टूट गए हैं, छोटे छोटे भागों में टूट गए हैं। उसे हम लोग प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो टूटा हुआ प्लेट है ना, उसे हम लोग प्लेट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें प्लेट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो प्लेट मुख्यतः कितने होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो प्लेट आपको मुख्य रूप से बड़े बड़े जो होते हैं 7 होते हैं। कितने प्लेट होते हैं? 7 होते हैं। तो सबसे बड़ा अगर हम प्लेट की बात करें तो वो होता है प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट यानी पूरा प्रशांत महासागर इसी के नीचे है। पूरा प्रशांत महासागर इसी के प्रशांत। दूसरा होगा यूरेशिया प्लेट। यह आप बोलिएगा कि यह कहाँ पे है, तो ये मैं बता दूं आपको। इसमें आपको यूरोप वाला आप देख लेंगे होंगे, यूरोप प्लस एशिया, ये दोनों मिलाकर आपको क्या हो जाएगा? यूरेशिया प्लेट बनेगा। ठीक है ना। यूरेशिया प्लेट के बाद आपको आ जाते हैं इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इसमें आपको कौन कौन आ जाएगा? इसमें आपको इंडिया आ जाएगा, इंडिया प्लेट भी है, और प्लस में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ओके। उसके बाद में होता है एक अफ्रीका प्लेट होता है, अफ्रीका प्लेट। इस अफ्रीका प्लेट में विद्यार्थीगण अफ्रीकी देश आ जाएगा, अफ्रीकी महादेश आ जाएगा। अफ्रीकी के बाद में उत्तरी अमेरिका प्लेट। ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। दक्षिणी अमेरिका प्लेट। ठीक है ना। उसके बाद एक अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। ये देखिए अंटार्कटिका प्लेट, कितना प्लेट हुआ आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बड़े बड़े प्लेट हैं। 7 के हैं विद्यार्थीगण? बड़े बड़े प्लेट हैं। लेकिन बड़े प्लेट तो हैं ही, इसके साथ कुछ छोटे प्लेट भी है, इसके साथ कुछ छोटे प्लेट भी है। वह छोटे प्लेट क्या है उसका भी हम नाम आपको बता देते हैं। जैसे कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, छोटी प्लेटें भी हैं। छोटी प्लेट में कौन कौन है देख लीजिए। सबसे पहले एक नाम पे आ जाता है नाम आपको, नाजका प्लेट। कभी कभी पूछ देता है ये कहाँ पे है, नाजका प्लेट के बारे में समझ लीजिए। नाजका प्लेट जो है ना आपको दक्षिणी अमेरिका के पास में, क्या? दक्षिणी अमेरिका। तो चूँकि दक्षिणी अमेरिका में है तो इसी प्लेट को टकराने से इंडीज बना है, इंडीज पर्वतमाला बना है। ठीक है ना। तो नाजका प्लेट हो गया। 2 में आपको आ सकता है आपको अरब प्लेट, सबके बारे में बताएंगे। अरब प्लेट में कौन आ जाएगा विद्यार्थीगण? अरब प्लेट आपको यूरेशियन प्लेट के आसपास में है। यूरेशियन प्लेट से अलग है, प्लेट से ही अलग आया है, से अलग हुआ है। ठीक है ना। तीसरा है आपको फिलीपीन प्लेट। और चौथा जो है आपको कोकोस प्लेट। ठीक है ना। और भी छोटे छोटे हैं लेकिन ये मुख्य रूप से प्लेट है। तो ये प्लेट है, यही प्लेट जो है पूरे विश्व में है। अभी मैंने बताया आपको कि प्लेट कैसे, मैंने कहा समझ लीजिए, ये पूरा जो पहले जो था आपको इस प्रकार से पूरा ये पैंजिया था। क्या